नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए समाचारों का सिलसिला शुरू करें, मगर उससे पहले देख लेते हैं क्या रही सुर्खियां। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर टिकरापारा की एक महिला हुई शिकार, 16.5 लाख रुपए गंवाए। कोतवाली पुलिस कर रही जांच। नहीं सुधर रही सड़कों की दशा, हाईकोर्ट की फटकार, दिशा निर्देश भी नहीं आ रहा काम। मार्गों में मवेशियों का रहता है साम्राज्य। राज्य के सभी निजी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू होगा ईएसआईसी कानून, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। तो ये थी सुर्खियां और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिलासपुर में एक महिला से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 200% मुनाफे का झांसा देकर 16,65,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने महिला को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, फिर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने और 18 लाख रुपए जमा कराने की शर्त रख दी। टिकरापारा की रहने वाली 40 वर्षीय परविंदर कौर को 28 अगस्त को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और मोटे मुनाफे का दावा किया गया था। दिलचस्पी दिखाने पर महिला को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, फिर नोमुरेक्स नाम के एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया। महिला ने धीरे धीरे करके 16,65,000 रुपए ऐप में निवेश कर दिए। हमारे पास एक महिला आई और उन्होंने बताया कि उनके साथ लगभग 16.5 लाख की साइबर फ्रॉड हुआ है। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि पहले महिला का जो मोबाइल है उसके व्हाट्सएप पे सडनली उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया गया और उसमें ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता था। तो लगातार वो एक हफ्ते तक उसको देखती रही, समझती रही कि कैसे इसमें ट्रेडिंग हो रहा है और ये ऑथेंटिक है कि नहीं। बाद में उनको विश्वास हो गया कि ये जो ऐप है और ये जो ग्रुप है वो ऑथेंटिक है। उसमें लगभग 150 लोग उस ग्रुप में शामिल थे। उसमें फिर उनको एक लिंक दिया गया, एपीके फाइल जो है नोमुरा के नाम से उनको एक भेजा गया कि आप इसे इंस्टॉल कीजिए और इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो उन्होंने उसको अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया और उसमें फिर धीरे धीरे करके उन्होंने लगभग अपने 16.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए ट्रेडिंग के नाम पे। बाद में उन्होंने चाहा कि उसको विड्रॉ करें तो उसमें फिर बाद में उन लोग आनाकानी करने लगे और ये महिला निकालने में असमर्थ हो गई। तब उन्हें पता चला कि इनके साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। उन्होंने हमें कंप्लेन दिया है, तो हमने उसमें एफआईआर रजिस्टर किया है धोखाधड़ी के अंदर और रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट, और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर ज़्यादातर पढ़े लिखे सर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इसमें जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और स्पेशली बिलासपुर में देखें तो चेतना विरुद्ध साइबर फ्रॉड के नाम से हम लोग यहाँ लगातार अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। स्कूलों में हो, रोड में हो, हर जगह पे सामाजिक संस्थान उनसे जुड़ करके भी हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो इसमें पढ़े लिखे लोग भी ये इसमें फंस जा रहे हैं, यही सबसे दुखद बात है। जबकि हम लोग लगातार साइबर अवेयरनेस को लेकर के क्रिएट कर रहे हैं। आज देखिए जितनी भी क्राइम्स है पहले जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है आज डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग सारा अपना जीवन आजकल डिजिटल हो गया, तो हमें एक्स्ट्रा सतर्क करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड ना करें, उसकी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक कर लें कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है। और जो पॉपुलर ऐप्स हैं जैसे ग्रो ऐप हो गया, कुछ ऐप्स हैं, मैं उनका एंडोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पॉपुलर ऐप्स है उनको ही प्रेफर कीजिए, ना कि कोई नया ऐप मार्केट में लॉन्च हुआ और उसको प्रेफर करें। कुछ दिनों बाद महिला को 200% मुनाफे की सूचना मिली। जब उन्होंने 10 लाख रुपए निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने कहा पहले 18 लाख रुपए और जमा करो तभी प्रॉफिट मिलेगा। यहीं से महिला को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने सीधे सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के अशोकनगर, सरकंडा और बिरकोना मुख्य मार्ग इलाके में इन दिनों सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कुछ लोग केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर यहां कीमती सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मोहल्लेवासी कई बार लिखित शिकायत और ज्ञापन अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन
उनका कहना है कि हर बार मंत्री के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। प्रेम साहू और गायत्री साहू के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इससे मोहल्लेवासी परेशान हैं और बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि मामला सरकार के सुशासन पर सवाल उठाता है। जब सरकारी ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा कर सकते हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों का क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। ग्राम खमतराई विधानसभा बेलतरा के लोगों ने बताया कि वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। गायत्री साहू द्वारा प्रेम साहू द्वारा शासकीय भूमि को, जो कि उसका नहीं है, बाउंड्री वाल कराया जा रहा है अवैध कब्जा करके। खसरा क्रमांक 559/2 है ना। प्लाट काटा गया है धर्मू साहू द्वारा, जो कि खत्म हो गया है। उसके द्वारा जो प्लाट काटा जाता है उसमें बचत भूमि रहता है, उसका हमेशा शासकीय वो रहता है ना, बचत भी खाता रहता है। जो रोड की जमीन रहते हो और रोड की जमीन को लोग खतरा बैठा के बगल में चाटीडी की खतरा यानी वो कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, जो अब बाउंड्री वाल किया जा रहा है। आपको उस जमीन से क्या परेशानी है? उस जमीन से मेरा आना जाना रोड है हमारा। यानी आपका कहना है कि जो शासकीय भूमि हाँ, वो कम से कम सार्वजनिक निस्तार के लिए, हाँ, वो कम से कम 3 करोड़ का संपत्ति है। ये कहाँ का मामला है? ये अशोकनगर का रघु विहार के सामने का। तो अभी आप वो है चाटीडी का वो खतरा नंबर, उसको बैठाया जाए खमतराई में, है ना। वो हमारे साथ और तोखन साहू का नाम लिया जाता है, तोखन भैया का। तोखन साहू, मैं भी बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ ना, और इनके द्वारा तोखन साहू भैया के नाम को वो किया जा रहा है। इनके नाम से मेरे को धमकी दिया जाता है। मैं 3-4 महीने पहले कलेक्टर में दिया था, कलेक्टर साहब महोदय को अवनीश शरण दिए हैं वहाँ तहसील आती है। अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं मिला गया है। दूसरी ओर गायत्री साहू ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह जमीन उनके पति के नाम पर है। उनके पति के निधन के बाद वे भाटापारा में रहती हैं। राजू राव मराठा नाम का व्यक्ति अपना टैंकर खड़ा करता था। जब उन्होंने ज़मीन खाली करने और सेटिंग हटाने की बात कही तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया और ज़मीन को सरकारी घोषित करने की साजिश बताई जा रही है। उनका कहना है कि वे चाहती हैं कि उनकी ज़मीन पर किसी का कब्जा न हो और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टैंकर वहाँ रखते हैं जो राव साहब। यहाँ मेरे पति के एक्सीडेंट के बाद मैं वहाँ अपने मैके चली गई, वहाँ सिलाई उलाई का काम करती हूँ और अपना जीवन यापन वही चला रही हूँ। यहाँ टैंकर वैंकर हटवाने के लिए और आए थे एक बार, तो राव उसी के नाम से हम लोग हटवाना चाह रहे थे। ये क्या बोलते हैं, बिरकोना रोड के पास है। इससे पहले ये जमीन किसके नाम से थी? ये मेरे पति धर्मेंद्र कुमार साहू के नाम से। अब नामांतरण आपका हो? हाँ जी, नामांतरण हमारे नाम में हमारे नाम पे ऑनलाइन चढ़ चुका है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? टैंकर हटवाना है, अपना कब्जा करना है इसमें अपनी जमीन पे। अभी क्या निर्माण करवा रहे हैं अपनी जमीन पर? अब इसको बाउंड्री वाल करवाएंगे सर। वो जमीन सीमांकित भूमि है, निजी भूमि है, मामी की जमीन है, ठीक है। उक्त भूमि में बाउंड्री वाल पूर्व में हुआ था और इनके पति का जो है एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है, जिसके कारण ये चली गई यहाँ से छोड़ करके भाटापारा। इनके जाने के बाद वो टैंकर रखता है राजू राव, पिता जो है कृष्णा राव, वो अपना टैंकर 7-8-10 ठोक टैंकर रखता है। तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो इनकी भूमि को शासकीय भूमि करने के लिए दुनिया भर का लगभग कितनी भूमि इनके नाम पे है? इनके 10.5 डिसमिल। तो उस 10.5 डिसमिल पे ही बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं कि उसके अतिरिक्त? 10.5 डिसमिल, सिर्फ 10.5 डिसमिल। मोहल्लेवासियों का कहना है कि अगर अधिकारी और प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देंगे तो लोग मजबूरन आंदोलन करेंगे। इस विवाद के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अमर ध्रुव और गोलू कश्यप की रिपोर्ट। तालापारा क्षेत्र में सरकारी उचित मूल्य की दुकानों को घर से संचालित करने का मामला तूल पकड़ चुका है। शिकायत और खबरें सामने आने के बाद खाद्य विभाग की टीम लगातार 2 बार दबिश दी, जहां जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई। घर के बाहर सरकारी वितरण का नमक नाली के ऊपर बेतरतीब पड़ा हुआ पाया गया, जो बारिश में भीग चुका था। इस स्थिति ने गरीब हितग्राहियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा खड़ा कर दिया है। नियम साफ कहते हैं कि उचित मूल्य की दुकान केवल पंजीकृत स्थान से ही संचालित हो सकती है। घर से दुकान चलाना और खाद्यान्न को खुले में खराब स्थिति में रखना स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद विभाग की ओर से केवल नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सर तालापारा मनी माइका
बलूचिस्तान के पास राशन दुकान है जो नियम विरुद्ध न केवल घर से कंट्रोल का संचालन कर रहा है और उसके यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। जांच में भी टीम गई थी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर? आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी फैक्ट्स की जांच के लिए एक टीम गई हुई थी जिसमें हमारे सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक थे। उनके द्वारा जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। उसके आधार पर उनको 1 सप्ताह के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और उसके बाद में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कमी पाई गई सर? किस तरह की जाँच हो रही है? जांच रिपोर्ट के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है। उनको एक समय सीमा दी गई है, उसके बाद में नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। कमियां क्या पाई गई है सर? ठीक है, उसमें साफ़ सुथरा वगैरह वो कुछ कमी था, वहाँ साफ नहीं पाया गया था और बाकी जो भी था उसके आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है और समय सीमा में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बना के रखें सर अपने कंट्रोल को, घर से संचालन चूँकि शहर में किराए के भवनों में ही संचालित की जाती हैं, शासकीय भवन की कमी है तो वो नियम अनुसार संचालित किया जा रहा है और आगे जो भी उसमें फैक्ट्स आए हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। क्या कुछ समय दिया गया सर? 1 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके बाद में। बिलासपुर में शुक्रवार को TNR-80 बिलासपुर की ओर से बड़ी संख्या में लोग SSP कार्यालय पहुंचे और ग्वालियर निवासी भगवती शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 8-9 सितंबर 2025 को भगवती शुक्ला ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। संगठन का कहना है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाईचारे के साथ रहते आए हैं। यहां हर किसी को अपने धर्म के अनुसार जीने और पर्व त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। ऐसे में किसी धर्म या धार्मिक स्थल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है बल्कि भारतीय कानून के मुताबिक अपराध भी है। प्रतिनिधियों ने कहा कि भगवती शुक्ला का ये कदम समाज में नफरत फैलाने और आपसी भाईचारा खत्म करने की कोशिश है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हर धर्म के लोग मिलकर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते आए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें देश की गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को आहत करने वाली है। इस मौके पर संगठन ने SSP को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धर्म विशेष या धार्मिक गुरुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो। संगठन का कहना है कि ऐसी सख्ती से ही समाज में शांति और सद्भावना बनी रह सकती है। हम सब बिलासपुर की टीम TNR-80 से SP ऑफिस इसलिए आए हैं कि 8/9/2025 को ग्वालियर से क्या नाम है उसका, भगवती शुक्ला हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और अल्लाह तबारक व ताला की शान में भी गुस्ताखी किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बचपन से ही एक दूसरे के त्यौहार को बचपन से मनाते आ रहे हैं। ये हिंदुस्तान है और इंडियन कानून के हिसाब से भी यहाँ पर हर समाज को अपने धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है और कोई भी अगर किसी धर्म के धार्मिक स्थल को ठेस पहुँचाता है तो इंडियन कानून के हिसाब से कानूनन वो अपराध भी कहलाता है। तो लिहाजा हम SP साहब से ये गुजारिश करेंगे कि भगवती शुक्ला को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा उसको दिलवाई जाए ताकि दोबारा कोई भी धर्म का इंसान किसी भी धर्म के खिलाफ बकवास करना और किसी भी धार्मिक स्थल को ठेस पहुंचाने से पहले 10 बार सोचें। आज SP ऑफिस हम लोग आए हुए हैं। हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके शान में गुस्ताखी किया गया है। वो शख्स ग्वालियर का रहने वाला है और भगवती शुक्ला नाम है उसका। हमारे जो मोहम्मद साहब हैं और पूरे दुनिया में सबको, हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, हर मजहब के लोग उनको मानते हैं। आप आपस का जो मतलब शांति जो भंग करने के लिए ये जो चंद जो लोग हैं, इन लोगों ने आपस में हमको लड़ाने की बड़ी साजिश किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। हम भाईचारा का हम सबूत दे रहे हैं हमेशा। हमारे जब अभी ईद मिलादुन्नबी का दिन था, हिंदू भाई ने भी मिलकर हमारा सहयोग किया। जब इनका भी अगर त्यौहार होता है, गणेश चतुर्थी होता है, तो हम भी मुसलमान भाई होकर उनका सपोर्ट करते हैं। ये भाईचारा का प्रतीक और हम भाईचारा का हम हर हमेशा सबूत पेश करते हैं। लेकिन चंद जो लोग हैं इनको हमको तोड़ने की बड़ी साजिश की जाती है और कोशिश करते हैं लोग। तो हम ये चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जितना हो सके सजा दिया जाए जल्द से जल्द। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हाई कोर्ट की फटकार और मुख्यमंत्री व कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद भी मवेशियों का उचित प्रबंधन नहीं कर पाना सोचने पर लोगों को मजबूर कर रहा है। शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों और शहर सीमा पर लगी सड़कों पर मवेशी ही मवेशी दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि सड़कें दईहान में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह मृत मवेशियों के शव मुख्य मार्ग पर पड़े नजर आते हैं। कुत्ते शव को नोचते और बदबू के कारण लोग नाक बंद कर आवागमन करते हैं। सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। कभी इनसे टकराकर वाहन चालक तो कभी मवेशी घायल होकर मर रहे हैं, पर किसी को भी कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखिए, ये तस्वीरें बिलासपुर मुंगेली मार्ग के ग्राम पिंडारी की हैं। देखिए किस तरह से मुख्य मार्ग में दईहान की तरह मवेशी बीच सड़क पर पसरे हुए हैं। ट्रक, बस, कार और बाइक सवार कैसे इनके बीच से बच बचाकर निकलते दिखाई देते हैं। मवेशी बहुत ज़्यादा, इसमें आने जाने में बहुत जने को तकलीफ होता है और जो फैमिली भी आते हैं उन लोगों को भी ना बहुत आने जाने में दिक्कतें होते हैं। यहाँ दुर्घटना भी होने का संभावना रहता है और होता भी है बहुत जने, लेकिन यहाँ इस पे सरकार कोई अब सही ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इस पे कोई, या तो मैं तो बोलता हूँ कि गांव पे जैसे कोटवार रहता है उसको सरकारी तनख्वाह मिलता है, वैसे ही अपना हम लोगों के यहाँ ना गांव में भी राउत का सरकारी तनख्वाह होना चाहिए जिसमें वो ठोस कदम उठाए। धान खरीदी के लिए इस बार नया सिस्टम लागू किया गया है। इस बार एग्री स्टेक में किसानों का पंजीयन किया जा रहा है और फार्मर ID भी बनाई जा रही है। किसानों के किस खेत से धान खरीदी होना है उसका भी फॉर्म भराया जा रहा है। पिछले साल से इस बार पंजीयन किसानों का कम हुआ है। इस नए सिस्टम से अभी तक 1,09,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। शेष किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। खरीदी केंद्रों में भी अभी से व्यवस्था बनाने कवायद की जा रही है। केंद्रों में दिक्कतें क्या है इसका भी पता लगाकर उन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा धान खरीदी को लेकर शासन से जो भी निर्देश मिल रहे हैं उनका पालन किया जाएगा। इस बार एक नया सिस्टम धान खरीदी में हो रहा है। एग्री स्टेक में हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनका फार्मर ID बनेगा, उनका एक पंजीयन होगा एग्री स्टेक में और उनके किस खेत में से धान खरीदी होना है उसका भी फार्म का भी रजिस्ट्रेशन होगा और फार्मर का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो एग्री स्टेक में ये पंजीयन होगा। इसमें लास्ट ईयर करीब 1,25,000 हमारे किसानों ने इसमें पंजीयन कराया था नॉर्मल तरीके से। इस बार हमारा एग्री स्टेक में अभी तक लगभग 1,09,000 लोगों का इसमें पंजीयन हो गया है। तो हम जितने भी इस तरह से पिछली बार जो भी किसान थे जिन्होंने पंजीयन कराया था या और भी जो भी किसान हैं जो एग्री स्टेक में जिनका पंजीयन कराया जाना है उनका युद्ध स्तर पे हम लोग अभी पंजीयन करने की कार्रवाई कर रहे हैं। खरीदी की जो बाकी तैयारियां हैं कि किस तरह से हमारे जो खरीदी सेंटर्स हैं उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, पिछली बार क्या चीज़ें थी, क्या और नई चीज़ें करनी हैं, इसके लिए लगातार इसमें काम चल रहा है। इस समय धान खरीदी के जो नए निर्देश आएंगे उन निर्देशों के अनुरूप हमारी तैयारी हो जाएगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जिन सुरक्षा एजेंसियों पर है वही अपने कर्तव्यों से नदारद नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक GRP और RPF की मौजूदगी नगण्य है, जबकि स्टेशन का गेट नंबर 3 पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। त्योहारों का सीजन करीब है और ऐसे में बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा इंतजाम न होना चिंताजनक है। बिलासपुर स्टेशन की ग्राउंड रिपोर्ट ये साफ दिखा रही है कि सुरक्षा के नाम पर यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ना प्लेटफॉर्म पर जवान नजर आते हैं और ना ही ट्रेनों में कोई सुरक्षाकर्मी। आए दिन चोरी, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन के पास सिर्फ आश्वासन है। आने वाले दिनों में विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार हैं। यात्रियों को ऐसे समय पर भारी भीड़ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सामान्य दिनों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी लचर है तो त्योहारों के दौरान हालात कैसे संभाले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, इनके कड़े निर्देश हैं कि जितने भी ट्रेन आ रही है, अवगमन कर रही है, जा रही है, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके सुरक्षा को विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमने इस निर्देश के तत्पर में जितने भी जो ट्रेन आ रही है और जा रही है, उन सभी ट्रेनों में हमारी सतत निगाहें हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लोकल ट्रेन पे जो रात्रि में जो आने वाली जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों पे हमारे जितने भी डिवीजन है, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, सभी से तालमेल करके हमने एक अच्छी समन्वय स्थापित की है। साथ में आरपीएफ वालों को भी हमने इसमें इस ऑपरेशन में शामिल किया। हालांकि जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गश्त बढ़ा दी गई है और हर ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। डीएसपी जीआरपी तोबियस खाका का कहना है कि अपराधियों की हर नई चाल पर रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन स्टेशन की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हकीकत यह है कि यात्रियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है और सिस्टम पर भरोसा करना अब जोखिम भरा लगने लगा है। त्योहारों से पहले यदि सुरक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारा गया तो यह प्रशासनिक लापरवाही बड़ी घटनाओं को न्योता दे सकती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित 4 सूत्री मांगों को लेकर 16 सितंबर 2025 को रायपुर में संचालनालय घेराव करने की घोषणा की है। इसके लिए जिले भर के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संघ की प्रमुख मांगों में आश्रम छात्रावासों में आकस्मिक निधि से कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन, नियमित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी पद पर परिवर्तित करना, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष वेतनमान पर पदोन्नति शामिल है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि शासन प्रशासन ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज हम लोग अपने जिले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे और हम लोग आदिवासी विकास विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। लगातार 18-20 साल से कर रहे हैं बिना आदेश के और पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमारे बाद में जो आए कर्मचारीगण को आदेश देते ही वेतन निर्धारण कर दिया गया, लेकिन आज भी हम लोग को छोड़ दिया गया है, जिसमें बहुत हम लोग का आर्थिक स्थिति परेशानी है और हम श्रम सम्मान निधि राशि हमें कृपया करके दिलाया जाए। और इन सब मांगों को लेकर संचालनालय घेराव का आयोजन रखा गया है रायपुर में 16/9/2025 को। तो उसमें हम सभी लोग कर्मचारी एक दिवसीय संचालनालय घेराव करने जाएंगे। जिले कितने कर्मचारी होंगे टोटल करीब 11,000 कर्मचारी हैं और अपने प्रदेश स्तर के, और हमारे जिले से 200 से 250 के बीच कर्मचारी जाएंगे। तो ये घेराव पूरा प्रादेशिक रहेगा कि जिला वाइज? प्रादेशिक क्या प्रमुख मांगे? 16 मांगे नियमितीकरण की मांग किया मेन है हमारा उद्देश्य है, और श्रम सम्मान निधि राशि हमारे अधिकारी से निवेदन है कि श्रम सम्मान राशि दिलाने की कृपा करें। यहाँ लेते एक और छोटा सा विराम, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्रैंड न्यूज़ की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के निजी सहायता प्राप्त और आंशिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसके तहत अब इन सभी संस्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 यानी ESIC कानून अनिवार्य रूप से लागू होगा। कोर्ट ने कई स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह कानून कर्मचारियों के हित में है और इसका पालन जरूरी है। वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों को 1 अप्रैल 2006 से इस कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया था, लेकिन जब 2011 में ESIC ने योगदान राशि के लिए नोटिस जारी किया तो कई स्कूलों ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दे दी, यह कहते हुए कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार और ESIC की इस दलील को सही माना कि शैक्षणिक संस्थान भी इस्टेब्लिशमेंट की श्रेणी में आते हैं और इनमें कार्यरत कर्मचारियों को बीमारी,
मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा मिलना उनका अधिकार है। इस फैसले का सीधा असर प्रदेश के लगभग 8,000 स्कूलों पर पड़ेगा, जिनमें करीब 96,500 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 50,000 से अधिक गैर शैक्षणिक स्टाफ भी शामिल है। ESIC पॉलिसी एक सुरक्षा कवच की तरह होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को एक नई सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय छात्रों को राहत देते हुए मल्हार नवोदय विद्यालय में दाखिले का आदेश दिया है। छात्र का नाम चयन सूची में था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह कहते हुए प्रवेश निरस्त कर दिया था कि उसने जिस स्कूल से पढ़ाई की अब वह शहरी क्षेत्र में आ गया है। दरअसल मरवाही निवासी अनुकल्प गुप्ता ने 3री से 5वीं तक की पढ़ाई सेजेस मरवाही से की थी। उस वक्त यह स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता था। बाद में प्रशासनिक आदेश से इसे शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। इसी आधार पर नवोदय विद्यालय प्रबंधन ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। अनुकल्प के पिता अजय कुमार गुप्ता ने याचिका लगाई और कहा कि न तो स्कूल का पता बदला और न ही उनका घर, सिर्फ प्रशासनिक स्थिति बदली है। ऐसे में बेटे का दाखिला रोकना उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद प्रबंधन का आदेश खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, बच्चा मेधावी है, उसने नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ाई की है। राज्य सरकार की अधिसूचना से स्कूल का दर्जा बदलना उसके अधिकार खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। तकनीकी कारणों से किसी बच्चे को बेहतर शिक्षा से वंचित करना गलत है। कोर्ट का प्रशासनिक बदलाव से छात्र का अधिकार खत्म नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय छात्र अनुकल्प गुप्ता को बड़ी राहत देते हुए मल्हार के नवोदय विद्यालय में दाखिले का आदेश दिया है। अनुकल्प का नाम चयन सूची में होने के बावजूद नवोदय विद्यालय प्रबंधन ने यह कहकर उसका प्रवेश रद्द कर दिया था कि उसने जिस स्कूल में पढ़ाई की वह अब शहरी क्षेत्र में आ गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चिंता वांगू नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को हर दिन टूटी पुलिया और उफनती नदी नालों को पार करने का जोखिम उठाना पड़ता है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान लिया और इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुल के निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दरअसल पहले इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। तकनीकी आपत्तियों को दूर करने के बाद संशोधित DPR 20 अगस्त को गृह मंत्रालय को भेजी गई, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वर्क ऑर्डर कब तक जारी होगा और इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चों की जान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा और पुल निर्माण में किसी भी तरह की देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराधों से जुड़ा है और जांच अभी भी जारी है। अदालत ने आशंका जताई कि लखमा की रिहाई से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच लखमा ने FL10A लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। लखमा ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए जमानत की मांग की थी कि यह एक राजनीतिक साजिश है, आरोपी सह अभियुक्तों के बयानों पर आधारित है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। साथ ही सह अभियुक्त अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत दी जाए। लेकिन ED ने विरोध करते हुए कहा कि लखमा की इस पूरे घोटाले में प्रमुख भूमिका रही है और उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी,
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। गौरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले खुद कब गौ रक्षक से गौ भक्षक बन गए पता ही नहीं चला। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में शनिचरी बाजार मंदिर के पास सड़क पर बैठी एक बेजुबान गौवंश को उसी शख्स ने कुचल दिया जो खुद को गौरक्षा का ठेकेदार बताता था। सिद्धार्थ शर्मा नाम के इस गौरक्षक ने इतनी लापरवाही से कार चलाई कि सीधा चढ़ा दी गौवंश पर। गाड़ी चलाते वक्त शायद गौरक्षा नीति सीट बेल्ट के नीचे दब गई थी या फिर मोबाइल में सेवा भाव ढूंढ रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या अब गौरक्षा अभियान खुद अपने खिलाफ चार्जशीट दायर करेगा या फिर संघर्षरत गौवंश को ही दोषी ठहरा दिया जाएगा कि सड़क पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। नियम विरुद्ध कार्यों पर 3 कृषि केंद्रों के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित किए गए। मेसर्स गीतांजलि कृषि सेवा केंद्र में बिना अनुमति प्रतिबंधित खाद का विक्रय, स्टॉक पंजी संधारण में लापरवाही, बिना फार्म ओ के कारोबार करने पर कार्रवाई हुई। वहीं दूसरी ओर रात्रे कृषि केंद्र बिल्हा में पॉश मशीन का उपयोग नहीं करना, पंजी संधारण, मूल्य सूची व बिल जारी न करने की अनियमितताओं पर 113 बोरी यूरिया खाद जब्त कर लाइसेंस निलंबित किया गया। वहीं मेसर्स ओम कृषि केंद्र रतनपुर में अनुज्ञप्ति नियमों का पालन न करना व कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले के तखतपुर और सकरी क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली गुल होने की समस्या से आम जनता काफ़ी मुश्किल में है। रोजाना बिजली कटौती के कारण लोगों को न केवल गर्मी और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि बच्चों की पढ़ाई और व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। उपभोक्ताओं ने कई बार विद्युत विभाग से संपर्क कर शिकायतें दर्ज कराई लेकिन समाधान नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के एई हमेशा नदारत रहते हैं और जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वे कॉल भी रिसीव नहीं करते, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। यह लापरवाही उपभोक्ताओं के बीच आक्रोश का कारण बन रही है। जब इस समस्या को लेकर अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े से बात की गई तो उन्होंने स्थिति को गंभीर मानते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उपभोक्ता विक्रम सिंह ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विभाग को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आ ही नहीं रहा है, पानी हल्का से गिरता है, पूरा लाइट गोल हो जा रहा है। 6 घंटा 8 घंटा बाद पानी मिली और ना अधिकारी कोई फ़ोन उठाते हैं। जाते हैं तो क्या होता है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये तो हाँ आ रहे हैं, आने के बाद कोई होते ही नहीं काम। कब से ऐसा है? ये कंटिन्यू हो ही रहा है, पानी गिरे ना गिरे, अभी मौसम ख़राब है तो हो ही रहा है, और मौसम साफ तब भी हो जा रहा है। अधिकारी लोग कोई रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे। लगभग कितने दिन तक रहते, कितने घंटे? करीब करीब अभी तो महीना भर से परेशान है। कितने दिन? रात में लाइट गोल रहता तो सुबह आता सीधा, अब लाइट गोल हो रहा तो पानी भी बंद कर दे रहा है। तो मुलाकात होती है अधिकारियों से? नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते कोई। ये सारी बिजली की समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा ही। निश्चित रूप से तखतपुर सकरी जो क्षेत्रों में सप्लाई व्यवस्था के लिए हम लोग अभी 220 पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट सबस्टेशन जोकि बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग 15 एकड़ अभी ज़मीन की मांग किया है और ये अभी प्रक्रिया में है। कारण क्या है सर? ये कारण ऐसा सच मतलब उस टाइप का कारण नहीं है। निश्चित रूप से ये खास करके ये जो बरसात के दिनों में इस तरह से समस्या आती है और लगातार हमारे जो सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री हैं लगातार उसमें लगे हुए हैं। ये सकरी में जो यही बैठे हैं सर, वो रिसीव नहीं करते फ़ोन, ना ही किसी उपभोक्ताओं से मुलाकात करते हैं सर। ऐसी शिकायतें आ रही सर। पब्लिक सर्वेंट को तो इस पे उपभोक्ताओं से मुलाकात करना ही पड़ेगा। यदि इस तरह से शिकायत है तो जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई की जाए। ग्रैंड न्यूज़ में अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से देखेंगे ताज़ा तरीन खबरें। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत मितानिन प्रशिक्षिकाएं और क्षेत्र समन्वयक बीते 12 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अप्रैल से अगस्त 2025 तक 5 महीने की क्षतिपूर्ति राशि अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है। मितानिन प्रशिक्षिकाओं का कहना है कि क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश NHM रायपुर से 2 महीने पहले ही जारी हो चुका है,
बावजूद इसके जिला स्तर पर भुगतान नहीं किया गया है। इससे उन्हें परिवार के साथ साथ भरण पोषण और कार्य क्षेत्र में आने जाने में गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग मिताइन प्रशिक्षिका हैं। हम लोग विगत 2 महीने से यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देने आ रहे हैं कि हमारे 5 महीने की क्षतिपूर्ति हमको नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी तक हम लोग को क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, जबकि लेटर 2 महीने से आ चुका है एनएचएम के द्वारा। तो अभी एनएचएम का लेटर हम लोगों को मिला है, तो वही देने के लिए फिर कलेक्टर महोदय के देने के लिए आए हैं। तो हर महीने आ रहे हैं और महीने में 2 बार भी हो जा रहा है, लेकिन कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। काम तो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि पैसा ना मिलने के कारण हमारे घर की परिस्थिति थोड़ी ख़राब हो रही है। हमें फील्ड आने जाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बहुत दूर तक हम लोग को जाना पड़ता है। 10 से 20 किलोमीटर हम लोग का आना जाना हो जाता है। तो उसमें पेट्रोल, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोलिंग के लिए पैसा चाहिए, अगर पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, कितना दूर तक कोई जा सकेगा। ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसा चाहिए, तो उसमें शरीर भी साथ देना कम कर दिया है। आएगा तो बोले हैं, लेकिन वही है, जब तक कुछ ठोस सबूत नहीं देंगे हम लोग कुछ नहीं मान सकते। लेकिन अभी तो लेके आए हैं लेटर में कि एनएचएम का लेटर आ गया है। तो बीच में बोले थे कि हड़ताल में हैं जो भी हैं ऑपरेटर वगैरह, तब जैसे बाकी लोगों को पेमेंट दे रहे हैं रेगुलर वालों को, उन्हीं के बस पर हमको भी दिला दे, तो इसी के लिए भी इस बार आए हैं। हम सभी यहाँ पर जो दिख रहे हैं सभी हम लोग मितानिन प्रशिक्षिकाएँ हैं, जो शरीर स्वास्थ्य कार्यक्रम में मितानिन कार्यक्रम में चल रहा है। उसमें हम लोग विगत 6 माह से हम लोगों को, इस माह को जोड़कर 6 माह हो गया है, 6वां माह चल रहा है, हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और हम बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो विभागीय कार्य हो, चाहे वो समुदाय स्तर पर हो, किसी को जागरूक करना हो, स्वास्थ्य के लिए हो, हॉस्पिटल लेके जाना हो, जो भी है। तो अभी हम लोग जब लेटर पिछले माह, इसी तारीख को पिछले माह भी हम लोग आए थे और लेटर दिए थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को ना तो राशि दिया गया, ना तो किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। अब जो लेटर निकला था एनएचएम से, वो लेटर को हम लोग साथ में लेकर आए हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई सबूत उनको दे ठोस कि हमारे लिए ऊपर से आदेश आ गया है करके, ये लेटर के साथ हम लोग इस बार अब लेटर दे रहे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि हाँ, इस कारण से जो 6 माह से हमको राशि नहीं मिला है, उस कारण से हमारे परिवार को भी बहुत सारी समस्याएं हो रही है बच्चों के पालन पोषण में। तो हम आज आशा करते हैं कि इस लेटर को देने के बाद जितना जल्दी हो सके हमको राशि मिल जाए। राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में अप्रैल से सितंबर 2025 तक की क्षतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और जिला स्तर से भुगतान करने का आदेश भी जारी हुआ है। अब मितानिन प्रशिक्षिकाओं और समन्वयकों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने और साधु संतों का भेष धारण कर ठगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कॉल नेमी चलाने की मांग की गई है। प्रेस वार्ता में कहा गया कि जिस प्रकार असुर काल नेमी ने साधु का भेष धरकर हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई लोग धार्मिक वेश में अपराध और पाखंड फैला रहे हैं। मां कौशल्या की जन्मभूमि और भगवान श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ में ऐसे छद्मवेशियों की पहचान कर शासन से कड़ी कार्रवाई की अपील की गई है। मुख्य मांगों में फर्जी आधार कार्ड धारियों की जांच, साधु व संत भेषधारियों का रजिस्ट्रेशन, धर्मांतरण कर लाभ लेने वालों को अनुदानों से वंचित करना तथा सनातनी स्थलों पर विधर्मियों की नियुक्ति रोकना शामिल है। जारीकर्ताओं ने कहा कि समाज को सजग और संगठित रहना होगा ताकि आस्था के नाम पर कोई ठगी और पाखंड न फैला सके। ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि जो काल नेमी जैसे लोग समाज में घुस कर के जो वातावरण को खराब करते हैं, समाज को लड़ाने का काम करते हैं और सनातन पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं, उनको उजागर करना, उनको खुला करना। शासन से हमारी अपेक्षा है कि शासन ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उनको धरपकड़ के उचित कार्रवाई हो। और शासन तो करेगी ही, लेकिन सामाजिक स्तर पर संत समाज भी घर घर जाकर के, जिला में जाकर के जागरण करेगा। और 2 महीना के बाद अर्थात 27 अक्टूबर को एक विराट संत सम्मेलन हम करने जा रहे हैं महासमुंद जिला में। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 14 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर चैम्बर के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में सांसद और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ साथ बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धनेन्द्र साहू और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों में संगठन की सदस्य संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में जहां 377 सदस्य थे, वहीं आज यह संख्या 1500 से अधिक हो गई है।
आगामी वर्षों में इसे 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर इकाई के अध्यक्ष भागचंद बजाज, सचिव मोहितेश हारडा और कोषाध्यक्ष अविनाश अग्रवाल मौजूद रहे। प्रदेश पदाधिकारी नवदीप सिंह अरोरा, अभिषेक बिदवई, अनिल वाधवानी और राहुल सोनालिया ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सभी ने आशा जताई कि नई टीम व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर विकास की दिशा में काम करेगी। नई जो कार्यकारिणी बनी है छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिलासपुर की, 14 सितंबर को सुबह 11 बजे होटल कोर्टयार्ड में शपथ ग्रहण का समारोह है और इसमें चैम्बर से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बिलासपुर ज़िले के सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उसमें। और चैम्बर के वर्तमान में जो 1500 सदस्य हैं, हमने कोशिश की है कि हर मेंबर तक हम पहुँचें और उनको निमंत्रण दें, तो अधिक से अधिक लोगों को, व्यापार जगत के और उद्योग जगत के अधिकांश सदस्यों को इसमें आमंत्रित किया गया है। और ये आयोजन है एक दूसरे से मिलने का और चैम्बर की प्रस्तुति करने का। और बाकी जो हमारी योजनाएं हैं वो हम शपथ ग्रहण के बाद धीरे धीरे हम कुछ चीज़ों को लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि बिलासपुर क्षेत्र भी तेज़ी से विकास करे और किसी क्षेत्र के विकास में वहाँ के व्यापार और उद्योग जगत के विकास की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना तेज़ी से आर्थिक पहिया घूमता है उतना तेज़ी से उस क्षेत्र का विकास होता है। बिलासपुर शहर में काफ़ी कुछ विकास हुआ है, लेकिन संभावनाएं अभी भी भरपूर हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो इसीलिए जो हमें लगता है कि उद्योग जगत और व्यापार जगत के लिए बेहतर कर सकती हैं, उन चीज़ों पर हम काम करेंगे और सब मिल के काम करेंगे। तो ये थी हमारी बुलेटिन की ताज़ा तरीन खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।